डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन। जी सर, आप कहाँ से आए हैं? मैं गुड़गांव से आया हूँ। गुड़गांव से आए। मैं सांजापुर 2-3 दफा गया हूँ और हार्ट गला देने वाली ठंड में वहाँ रुका हूँ। क्या कई बार कहा जाता है कि जो कानून तो सरकार की हठधर्मिता, राष्ट्रपति का अभिभाषण आपने सुना और कृषि कानून को लेकर उन्हें बड़ी बड़ी बात बोली है। इसका मतलब है कि सरकार बहुत जल्दी अपने कानून को वापस नहीं लेगी। क्या ये जनता और खासतौर पे किसानों ने पूरा मन बना लिया है कि हम लगातार आंदोलन करेंगे? क्या कहना है आपका? हाँ, ये आंदोलन चलेगा जी, क्योंकि ये आंदोलन कुछ नेताओं का आंदोलन नहीं है, कुछ राजनीतिक पार्टियों का आंदोलन नहीं है। हाँ। ये आंदोलन देश के किसान मजदूर का आंदोलन है जी, ये जन आंदोलन बन चुका है जी। अगर ये नेता जो आमतौर पर ये कहा जाता हाँ। है ये पार्टी बिक गई, ये नेता बिक गया, अब इस आंदोलन की वो स्थिति नहीं है जी। ये आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और ये जब तक आंदोलन चलेगा जब तक ये काले कानून वापस नहीं होते। एक सवाल में आपसे, बहुत लॉजिक सवाल है। कई बार क्या होता है कि जो किसान मोर्चे हैं उस पे राजनीतिक पार्टी के नेता भी मंच पर आते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये पूरा जो इस समय दौर चल रहा है किसान आंदोलन का, उसमें कई जो नेता हैं अपनी राजनीति को भुनाने की कोशिश करते हैं? क्या आपको लगता है कि ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपने खुद ने कहा कि गैर राजनीतिक आंदोलन है? देखिए, मैंने ये नहीं कहा गैर राजनीतिक है। राजनीतिक बिना राजनीति के कुछ भी नहीं है, नहीं होता। बिल्कुल सही है। ठीक है। वो दूसरी बात है कि आज तक देश आजाद होने के बाद जो भी पार्टियां सत्ता में रही जी, उसने देश के गरीब लोगों के साथ छलावा किया है, झूठ बोला है और देश के चंद लोगों के लिए कानून बनाए हैं। जो अधिकार अंग्रेजों से लड़के देश की जनता ने लिए थे उनको भी छीना है जी। अब ये राजनीतिक और ये लोगों को भ्रमित करने के लिए है जी। मैं समझता हूँ कि दो तरह की राजनीति है। एक है शासक पार्टियां जो देश में हैं, जो 1% लोगों के लिए आज काम कर रही हैं, और एक तरफ है देश के 99% लोग जो किसी न किसी रूप में मेहनत करते हैं। ये एक उनकी राजनीति है, तो इसको गैर राजनीतिक नहीं कह सकते। राजनीति है, दो राजनीति, राजनीति होनी भी चाहिए। एक राजनीति अंबानी अडानी की राजनीति है और एक राजनीति भगत सिंह की राजनीति है कि गोरे अंग्रेज चले जाएं, काले अंग्रेजों का शासन नहीं आना चाहिए। तो ये काले अंग्रेजों का जो शासन है ये राजनीति, वो राजनीति है, भगत सिंह की राजनीति है। जी सर, एक सवाल, जब सरकार कहती है और जो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर कहते हैं कि हम 1.5 साल के लिए इस कानून को वापस ले लेंगे, और मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब किसान नेताओं ने कहा कि ये सब एक छलावा है जिससे कि ये लोग जो पूरे एकजुट हुए हैं इस आंदोलन को लेकर वो वापस चले जाए। क्या सरकार इस अपने बैकफुट आंदोलन को, मतलब कि 1.5 साल के लिए वापस लेने की जो बात कर रही है, वो कहीं ना कहीं जनता को गुमराह तो नहीं कर रही है? बिल्कुल गुमराह करने के लिए है कि ताकि सरकार को टाइम मिल जाए फिर से हिंदू मुसलमान करने का, जाट नॉन जाट करने का, हिंदू सिख करने का ये मौका मिल जाए। कुछ ऐसा एक नकली मुद्दा उठा के लोगों को बांटा जा सके, ये वो एक टाइम लेना चाहती थी जी। और जिसको देश के किसान आंदोलन ने वो टाइम नहीं दिया, उसके बकावे में, छलावे में नहीं आए। सर, इसमें एक सवाल है कि राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, चंदा मांगा जा रहा है घर घर से, लेकिन इस देश की सबसे बड़ी जो बात है कि हमारे कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट्स हो, हमें नौकरी मिले, सरकारी जो आपको देखो जो सरकार है लगातार आरक्षण पर हमला कर रही है। सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा था कि आरक्षण तो रहेगा लेकिन इस आरक्षण की जो अहमियत है वो खत्म हो जाएगी। अब देखिए नौकरी जो निकल रही है उसमें किसी भी तरह का आरक्षण नहीं रहा। क्या आपको नहीं लगता कि सरकार अब जो निजीकरण कर रही है वो सीधे तौर पर जो इतनी बड़ी जो आवाम है, 80-85% जो आवाम है, उस पर एक कुठाराघात तो नहीं है? देखिए, ये जो आरक्षण और गैर आरक्षण, ये दो राजनीति देश के में लंबे समय से चलती रही जी। असल में क्या हुआ, ये आरक्षण और आरक्षण का समर्थन और आरक्षण का विरोध जी, इसमें लोगों को बांटने का काम किया। असल में रोजगार मांग ये होनी चाहिए थी, एम्प्लॉयमेंट टू ऑल, सबको रोजगार मिले। ठीक है। जब सबको रोजगार मिलेगा तो ये धर्म की, ये जाति की, ये राजनीति खत्म हो जाएगी और एकजुटता बढ़ेगी। लेकिन मैं सबको काम मिले वो तो सही है। हाँ जी। लेकिन आपको खुद को मालूम होगा कि इस देश में 1% पर जो लोग हैं उनके पास 70% एसेट है। और दूसरी बात, उनके पास पूरा 6% लोग, जो वैश्य समाज आता है वो 6% है, उनके पास पूरा भारत का बाजार कब्जे में है।
और इसी तरह से 3-3.5% जो ब्राह्मण है वो उन्होंने पूरे धर्म की राजनीति जो करते हैं उन्होंने पूरे तंत्र को दिग्भ्रमित कर रखा है। ये बात भी पूर्ण रूप में सच नहीं है कि वैश्यों का इतना कब्जा है। मान नहीं, कब्जा नहीं, 6% जो है। देखिए असल में क्या है कि दो ही जातियां और दो ही धर्म हैं। एक है पूंजीपतियों का जाति और धर्म और एक है गरीब लोगों का। ठीक है। अब मैं अगर कहने के लिए तो मैं वैश्य हूँ जी। मेरा नाम श्रवण कुमार गुप्ता के नाम से मुझे जानते हैं जी जी। ठीक है, लेकिन मैं तो एक मजदूर हूँ जी। और जिस कंडीशन का मैं मजदूर हूँ, मेरे ही परिवार के लोग मुझसे भी ज्यादा कमजोर हैं जी। तो फिर वैश्य का नहीं, मैंने आपकी बात सारी समझ गया। ठीक है, वैश्य होना जाति से नहीं कह रहा मैं। एक जो हमारी मानसिकता है कि सरकार उन्हीं को फायदा पहुंचा रही है जो उद्योगपति है। देखिए, क्योंकि छोटा वैश्य हो तो वैसे मर रहा है। देखिए जीएसटी के में मर रहा है। देखिए ऐसा है, ये जब किसी जाति और धर्म का नाम लिया जाता है जी, ये कहीं ना कहीं लोगों को बांटने के लिए जी जी। ठीक है, सीधा है, पूंजीपति कोई भी हो सकता है। अब जैसे दलितों का कुछ दलितवादी राजनीति करते हैं जी जी, कि दलित अगर ये बढ़ेगा तो वो हो जाएगा जी जी। तो दलित तो हमारे राष्ट्रपति हैं, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? अंबानी अडानी के लिए काम कर रहे हैं, आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं, आरएसएस के लिए काम कर रहे हैं जी। तो ये जाति और धर्म की कोई बात नहीं है, वर्ग की बात है। अच्छा, मुझे बताइए एक सवाल, इसी में अंतिम सवाल है कि आपको लगता है कि भारत के अंदर वर्ग से पहले जो वर्ग जो आप कह रहे हो पूंजीपति और गरीब की बात कर रहे हो, यहाँ पर सामाजिक स्थिति ज्यादा है, यहाँ देश जातियों में ज्यादा है। क्या आपको नहीं लगता कि हमें वर्ग से पहले जाति पर सवाल करना पड़ेगा? क्योंकि जातियों में इतना बटा हुआ समाज है, हर जाति के अंदर जातियां हैं, उसको भी हमें दूर करना पड़ेगा। देखिए ऐसा है, ये हमारे आजादी आंदोलन जो चला था उसकी कमी थी कि हम जब फ्यूडलिज्म के खिलाफ, राजाशाही के खिलाफ लड़े, जहाँ जाति थी धर्म था, उसके खिलाफ जब लड़े, जो लड़ाई होनी चाहिए थी वो लड़ाई नहीं हुई, क्योंकि अंग्रेज उससे पहले आ गया तो हमारा मुंह अंग्रेज की तरफ मुड़ गया जी। और वो जो अंदरूनी जो सामाजिक जो बदलाव होना चाहिए था, वैचारिक बदलाव होना चाहिए था, वो नहीं हुआ जी जी। उसकी जो खामियां रह गई, उसका नाजायज फायदा उठा के अब ये उसको समाज को बांटने के लिए इसका यूज किया जा रहा है। प्रैक्टिकल में क्या है? प्रैक्टिकल में ऐसा कुछ नहीं है। अभी राम मंदिर का मुद्दा हो, अभी शाहीन बाग में जो चल रहा था उसका मुद्दा हो, शाहीन बाग का मुद्दा भी मुसलमानों का मुद्दा बना दिया। ये भी एक राजनीति है, ये मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये देश के आम नागरिक का मुद्दा है, वो किसी का भी मुद्दा है। लेकिन और इससे साबित भी हुआ, आसाम में 19 लाख हिंदू एनआरसी में, टोटल 34 लाख थे, उसमें 19 लाख हिंदू हैं। तो जो भी गरीब है, आप एक बात बताइए, एक गरीब है वो हिंदू है या मुसलमान है, गांव में रहता है, बाढ़ आ गई, उसका तो सब कुछ जुड़ गया। ठीक है, अब कोई मुझसे, मैं तो एक ठीक से खाते पीते परिवार का आदमी हूँ, मैं खुद भी ठीक मारुति जैसी कंपनी में मैंने नौकरी की है, तो मेरे पास तो संसाधन है बिल्कुल। लेकिन अगर मेरे से भी पूछे कि मेरे फादर की बर्थ प्लेस लेके आओ, ये लेके कागज नहीं है, वो कहे नहीं, कागज नहीं है, तो उन गरीब लोगों का क्या होगा जो खेतों में रहते हैं, जो नदियों के किनारे रहते हैं, उनसे क्या मांगोगे? तो उसमें हिंदू भी आ गए। वोट धर्म के नाम पे मांगा गया था। जिस तरह से बीजेपी धर्म की राजनीति करती है उस तरह से वोट मांगा गया था, उसके लिए राम मंदिर बन रहा है। तो सरकार ने देखा कि जनता ने तो वोट दिया नहीं है, ईवीएम से वो जीत के आई है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगे? धर्म जरूरी है या हिंदू मुस्लिम का जो नारा दिया था विकास का, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो भी धर्म का और जाति का नारा लेता है, असल में क्या है, वो लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को बांटने के लिए लेता है। ये जो शोषणकारी व्यवस्था है, जो ये अंबानी अडानी के लिए जो काम हो रहा है, जो भगत सिंह ने कहा था कि काले अंग्रेजों का शासन, तो वो काले अंग्रेजों के शासन के लिए लोगों को भ्रमित कुसंस्कार बचे रह सकते हैं जी जी। समाज में कुसंस्कार हो सकते हैं, उस कुसंस्कारों को, जिनको क्या होता है, जैसे एक मृत प्राणी है, एक मृत प्राणी है, उसको दफना देना चाहिए, उसको गाड़ देना चाहिए, लेकिन क्या उस षडांध को उखेड़ा जा रहा है और उसको समाज में फैलाया जा रहा है। ऐसे ही हैं ये जाति और धर्म के कुसंस्कार। 2002 का ये अपराधी है, आप भी मानते हैं? यस, बिल्कुल। और आज उसको प्रधानमंत्री बना दिया, तो अपराध करेगा कि अच्छा काम करेगा? वो तो कर ही रहा है, वो तो अपराध कर ही रहा है, वो तो अपराध कर ही रहा है। उसकी जो बी कंपनी है, जो दूसरी पार्टी है, अगर ये अपराधी था तो इसको जेल में क्यों नहीं दिया गया? 2002 के बाद देगा कौन? राज किसका है? नहीं, उसके बाद देखिए 2014 तक आते आते कांग्रेस ने जो पॉलिसी, इकोनॉमिकल पॉलिसी 1991 में मनमोहन सिंह के नेतृत्व में आई, जिसमें प्राइवेटाइजेशन आया,
जिसमें कहा गया विकास होगा, ग्लोबलाइजेशन का नारा दिया, उसके चलते शोषण की जो स्पीड बढ़ी, लूट की जो स्पीड बढ़ी, उसके चलते चलते देश की जनता मान चुकी थी कि आप कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। तो हठात से देश का जो पूंजीपति है प्रचार माध्यमों से ये खड़ा किया कि ऐसा कौन एक प्यादा हो सकता है कि जो देश की जनता को बेवकूफ बना सके, जो तुम्हारी सेवा कर सके। तो मोदी जी को लाके प्रचार, धुआंधार प्रचार किया गया। अब ये देश की जनता की अनभिज्ञता है, जो कह रहा था काले धन के खिलाफ लड़ूंगा, लेकिन काले धन पे ही रैलियां कर रहा था। बिल्कुल, ये देश की जनता समझ नहीं पाई। 30-40 हेलीकॉप्टर घुमा रहा है, पैसा कहाँ से आ रहा है? कहाँ से आ रहा है? तो वो अंबानी अडानी पैसा दे रहा था जी। और उसी दौरान ये सारे जो मीडिया है ये खरीद लिया गया। बिल्कुल है, आज चंद घरानों के पास मीडिया है। बिल्कुल है। और कोई इंडिपेंडेंट आदमी अगर आप बात उठाना भी चाहता है, मैं नहीं जानता आपका क्या स्टेटस है आपके मीडिया का। मैं सवाल कर रहा हूँ, सवाल से बचान जाना चाहिए आपको। हाँ। कि मैं इस देश की समानता की बात करता हूँ। तो अगर ये किसी ऐसे चैनल के आप पत्रकार हैं, आप मीडिया कर्मी हैं, 20 साल नौकरी कर चुका हूँ बड़े-बड़े चैनलों में साहब, तो वो आपकी बात दिखाएंगे नहीं। हाँ। आप ईमानदारी से अगर जनता की बात उठाना चाहते तो आपकी बात को दबा दिया जाएगा। बिल्कुल। ये स्थिति देश में। स्मार्ट सिटी को लेकर अगर आज मोदी राज में है और मोदी खुद ये चाहे कि आम जनता के हित के लिए कोई कानून, कोई नियम लागू हो, तो अगले दिन मोदी जी भी सत्ता से बाहर होंगे। इसका मतलब है कि मोदी के पीछे मोदी के वैचारिक संस्था, उनके मोदी राज नहीं चला रहा है, आरएसएस राज चला रहा है आरएसएस और अंबानी अडानी, देश के 1% पूंजीपति। अभी इस कोरोना में भी देश, अभी एक रिपोर्ट आई है अखबारों में कि देश के 100 घरानों की इतनी संपत्ति बढ़ गई कि अगर उसका बंटवारा किया जाए तो एक आदमी के हिस्से 94,000 रुपए आते हैं। जी जी। तो आप देखिए, एक तरफ सारा देश बंद है और एक तरफ चंद पूंजीपतियों का। कोरोना के टाइम में सब कुछ जीडीपी -23 में चली गई थी। और उनकी जीडीपी अब ये किसान कानून क्यों है? क्योंकि जो भी सामान उत्पादन कंपनियों में उत्पादन होता है, वो उत्पादन करके अब देश के पूंजीपतियों को उतना मुनाफा नहीं होता है जी, जितना खेती में होता है। आप जानते हैं, मैं बताना चाहता हूं आपको, बताइए कि 1992 में मैंने 165 लीटर का फ्रिज खरीदा था, जिसकी कीमत थी 10,500 रुपए। बिल्कुल। 3 साल पहले मैंने 165 लीटर का फ्रिज खरीदा, जिसकी कीमत है 8,800 रुपए। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। इसका मतलब है वहाँ मुनाफा नहीं हो रहा। अब इतना कंपटीशन हो गया, तो ये एक खेती ही बची थी जिसमें कुछ और लूट हो सकती थी, उसी के लिए ये कानून है। ये कहने के लिए 3 कानून हैं। ये कानून भी अलग अलग नहीं है, ये कानून एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। बिल्कुल। और इनको किसान विरोधी कानून कहा जा रहा है। असल में ये सिर्फ किसान विरोधी कानून नहीं है, पूरी ऑल जनता के लिए, देश की 99% जनता के खिलाफ कानून है। और जो एक और जो बिल है, बिजली बिल 2020 जी, वो तो इससे भी और ज्यादा खतरनाक है। कि एक भैंस रखते हो आप तो आपको नॉर्मल है, लेकिन 2 अगर उस भैंस ब्याह गई, उसने बच्चा दिया, आपको बिजली कमर्शियल लेनी पड़ेगी। उसमें भी जैसे इस कानून में आप कोर्ट नहीं जा सकते, उस बिजली बिल के कानून में भी आपको कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। आपका बिल अनाप शनाप भेज दिया, प्रोडक्शन प्राइवेट, सप्लाई प्राइवेट और प्राइवेट थाना, अगर आपका बिल अनाप शनाप भेज दिया, आप पे कुछ चार्ज झूठा लगा दिया, आप कोर्ट जा सकते हैं, उसमें भी कोर्ट जाने का अधिकार नहीं है। तो ये एक और भी खतरनाक है। तो इस सब के खिलाफ लड़ाई के बिना और जनता की एकजुटता के बिना काम नहीं चलेगा, और वो लड़ाई जारी है। और ये इन कानूनों के खिलाफ आंदोलन, जन आंदोलन आज बढ़ चुका है। ये लड़ाई जीती जाएगी। इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।